नमस्कार। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 37 लाख के पार हो गई है और इस बीच राहत की बात यह है कि संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 29 लाख से ज़्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, तो वहीं संक्रमण से मृत्यु में लगातार गिरावट हो रही है। और सरकार ने कहा है कि भारत में अन्य देशों की तुलना में सबसे कम कोविड डेथ है और वैश्विक मृत्यु दर 3.30% है, जबकि भारत में यह 1.76% है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में प्रति मिलियन आबादी पर संक्रमण से मौत भी दुनिया में सबसे कम है और कोरोना संक्रमण से मौत में वैश्विक औसत प्रति 10 लाख आबादी में 110 मौत है, जबकि भारत में यह 48 मौत है। भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच सरकार ने ड्रैगन को बड़ा झटका दिया है और सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। वहीं बैन के बाद अब ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से भी हटा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों खबर आई थी कि सरकार के रडार पर 250 और चीनी ऐप है जिन्हें बैन किया जा सकता है। इसमें पॉपुलर गेम पबजी भी शामिल था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का यह फैसला लिया है। जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। बता दें कि इससे पहले 15 जून को गलवान में हिंसक संघर्ष के बाद 29 जून को सरकार ने 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया था। उसके बाद 28 जुलाई को 47 ऐप्स और बैन किए गए थे, जो कि अब तीसरी बार सरकार ने 118 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि अब तक सरकार कुल 224 चीनी ऐप पर बैन लगा चुकी है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच अब दिल्ली और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। दरअसल सरकार ने देश में 8 हाई स्पीड नेटवर्क तय किए हैं और इसी में दिल्ली और अहमदाबाद रूट है और नेशनल हाई स्पीड रेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 886 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए टेंडर मंगवाए गए हैं और मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रहे देश के पहले हाई स्पीड कॉरिडोर पर काम जारी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगाने के संकेत दिए थे। सामना को दिए एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य सरकार का विकास को लेकर रोड मैप तैयार है, बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है। और साथ ही ठाकरे ने यह भी कहा कि कोई उनको समझाए कि इस हाई स्पीड ट्रेन के आने से किसका फायदा होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर मंगलवार देर रात रिहाई ऑर्डर को लेकर हुए थोड़े ड्रामे के बाद डॉक्टर कफील खान को आखिरकार मथुरा जेल से रिहा कर ही दिया गया। वो जनवरी से जेल में बंद थे। रिहा होने के बाद डॉक्टर कफील ने न्यायपालिका और लोगों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मेरा राजा जो है बाल हट कर रहा है। और डॉक्टर कफील ने यूपीएसटीएफ का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने मुंबई से मथुरा लाते समय मुझे एनकाउंटर में नहीं मारा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा बेसलेस केस मेरे ऊपर थोपा, बिना बात के और ड्रामा करके केस बनाए और 8 महीने तक जेल में रखा और इस जेल में मुझे 5 दिन तक बिना खाना बिना पानी दिए मुझे प्रताड़ित किया गया। साथ ही डॉक्टर कफील ने बताया कि गोरखपुर अस्पताल में मामले को लेकर मुझे दूसरी जांच में 23 जनवरी को क्लीन चिट मिली थी और इससे परेशान होकर योगी सरकार ने मुझ पर इस तरह से कार्रवाई की जिससे मैं कोई आतंकवादी हूं। और उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या बच्चों को बचाना आतंकवाद होता है। लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच उत्तराखंड में भी हलचल तेज हो गई है। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली से एसएसबी की 30 कंपनियों को भारत नेपाल बॉर्डर में उस जगह भेजा गया जहां से हमारी सीमाएं मिलती हैं। बता दें कि एसएसबी की एक कंपनी में 100 जवान होते हैं और ये जवान उत्तराखंड के कालापानी इलाके में जहां भारत, नेपाल और चीन तीनों देशों की सीमाएं मिलती है वहां निगरानी करेंगे। और इसके अलावा गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी के जवानों को अलर्ट पर रखा है। मंगलवार को गृह मंत्रालय में आईटीबीपी और एसएसबी की बैठक हुई थी जिसमें सीमाओं पर तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र से प्रश्नकाल को हटाने पर विपक्ष भड़क गया है और नाराज विपक्ष ने सरकार पर महामारी के बहाने लोकतंत्र को कुचलने का गंभीर आरोप लगाया है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने पहले ही कहा था कि महामारी के नाम पर लोकतंत्र और विरोध को कुचलने का काम होगा और सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र की जरूरी शर्तों में शामिल है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मुद्दा उठाते हुए लिखा कि विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार से सवाल पूछने का अधिकार खो दिया है। संसद के कामकाज के बाकी घंटे पहले की तरह ही तो है, लेकिन प्रश्नकाल क्यों रद्द किया गया। वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने प्रश्नकाल को संसद की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए यह कैसे संभव है और सभापति अध्यक्ष से इस मामले में दखल देने का आग्रह करता है। देश में 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र चालू होने वाला है और लेकिन कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए दोनों सदनों की कार्रवाई में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और इस पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई से प्रश्नकाल को हटा दिया गया है और इस मानसून सत्र में सिर्फ शून्यकाल होगा और इसके अलावा लोकसभा पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी, बाकी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चल लगेगी और इसी तरह के बदलाव राज्यसभा के लिए भी किए गए हैं। और एक और अहम बात यह है कि इस तरह सत्र में शनिवार और इतवार कोई दिन छुट्टी नहीं होगी। बता दें कि 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद की कुल 18 बैठकें होंगी। फेसबुक मुद्दे पर जारी सियासी घमासान के बीच संसदीय समिति आज कंपनी के प्रतिनिधियों से पूछताछ करेगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की समिति ने फेसबुक के प्रतिनिधियों को तलब किया है और ये समिति जो है सोशल मीडिया मंच के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर उनके विचार सुनेगी। बता दें कि कांग्रेस ने कुछ इंटरनेशनल मीडिया में छपी खबरों का हवाला देते हुए फेसबुक और बीजेपी के बीच सांठगांठ होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है और इसी आरोप में शशि थरूर ने समिति की बैठक बुलाई है। हालांकि खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस संसदीय समितियों को ऐसे मुद्दों पर नसीहत दी है और उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी बातें हो वो मीडिया में लीक न हो। चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। पहले 29-30 की दरमियानी रात, फिर 31 अगस्त की रात और उसके बाद 1 सितंबर को भी चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है और हालांकि हमारे मुस्तैद जवानों ने चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया है और समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस बार PLA के जवानों ने लद्दाख के चुमार इलाके में घुसपैठ की कोशिश की है और वहीं चीनी सेना के 7 से 8 भारी वाहनों को उनके चेपूजी शिविर से LAC के भारतीय हिस्से की ओर से आते हुए देखा है और इसके बाद भारतीय जवानों ने घुसपैठ को रोकने के लिए उचित तैनाती की है और भारत की ओर से गाड़ी को आता देख चीनी वाहनों का काफिला वापस लौट गया। और इससे पहले विदेश मंत्रालय ने चीनी घुसपैठ पर बयान जारी किया था जिसके मुताबिक 29 और 31 अगस्त की रात चीन ने जो है पेंगोंग लेक के पास एक यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी और फिर दोबारा चीन 31 अगस्त की सीमा पर भारतीय फौज को उकसाने की कोशिश की थी, जबकि दोनों देशों के ग्रुप कमांडरों के बीच बातचीत चल रही थी। भारत में कोरोना मामलों के विस्फोट का सिलसिला लगातार जारी है और बुधवार को आए आंकड़े भी इसी तस्दीक से करते रहे, जिसके मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में 78,357 नए केस आए हैं, जबकि कोरोना से 1,045 मरीजों की सांसें हमेशा के लिए थम गई और इसके साथ ही देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,69,000 हो गई है, जबकि कुल मौतों की संख्या बढ़कर 66,333 हो गई है और देश में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 8 लाख से ज़्यादा और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 29 लाख से ज़्यादा है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि देश में डेथ रेट और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक डेथ रेट गिरकर 1.76% और रिकवरी रेट बढ़कर 77% के पास पहुंच गया। कोरोना टेस्ट की बात करें तो देश में 1 सितंबर तक कुल 4,52,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10 लाख सैंपल की टेस्टिंग मंगलवार को की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघीय सहयोग संगठन यानी SCO की एक अहम बैठक में भाग लेने के लिए मॉस्को रवाना हो गए हैं। हालांकि समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस बैठक में राजनाथ अपनी चीनी समकक्ष मुलाकात नहीं करेंगे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि 4 सितंबर को होने वाली SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा श्री सिंह अपने रूसी रक्षा मंत्री और कई दूसरे सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जिसका उद्देश्य कई रक्षा खरीद कार्यक्रमों में तेजी लाना होगा। हालांकि इस बैठक में भारत चीन के बीच 3 महीने से सीमा पर तनाव का असर साफ दिखेगा और इससे बीते 24 जून को भी राजनाथ सिंह मॉस्को गए थे, तभी उन्होंने नेताओं से दूरी बनाई रखी थी।
जेईई और नीट की परीक्षा दे रहे बिहार के छात्रों के लिए रेलवे ने सौगात दी है। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक रेलवे ने 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। परीक्षार्थी अपने सेंटर तक सुरक्षित और समय से पहुंच सके, इसके लिए सुविधा दी गई है। पश्चिमी रेलवे ने भी परीक्षार्थियों के लिए ऐसे ही ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है और मुंबई में छात्रों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 46 अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएंगी और माना जा रहा है कि रेलवे इन फैसलों से छात्रों को सुविधा मिलेगी और देश में तमाम राजनीतिक गतिरोध के बीच जेईई और नेट की परीक्षा कराई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कश्मीर मुद्दे पर बड़ा आग्रह किया है और भारत ने सुरक्षा परिषद से आह्वान किया है कि वे अपने एजेंडे से हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हटा ले और साथ ही भारत ने इसके पीछे की वजह इस मुद्दे का बेहद पुराना पड़ जाना बताया गया है। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद का मुद्दा सुरक्षा परिषद में सबसे पहले 6 जनवरी 1948 को एक औपचारिक बैठक में उठाया गया था। इसके बाद आखिरी बार 5 नवंबर 1965 को इस पर विचार किया गया। दरअसल सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था और मुनीर ने कहा था कि कश्मीर पर यूएन अपनी प्रस्तावों को लागू करवाने में नाकाम रहा है। इसी बात का जवाब देते हुए भारत ने कहा कि यहाँ एक ऐसे देश का प्रतिनिधिमंडल है जो दुनिया में आतंकी सिंडिकेट का केंद्र है और इसके बावजूद वो दुनिया की शांति योगदान देने वाले देश के तौर पर अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी से सबसे दूर एक गैलेक्सी की खोज की है और इसकी दूरी 930 करोड़ लाइट ईयर्स बताई जा रही है और सरकार ने इसे भारतीय स्पेस मिशन की बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट ने 30 अल्ट्रावायलेट किरणों को पकड़ा है और इस गैलेक्सी को AUDF-S01 नाम दिया गया है जिसकी खोज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के डॉक्टर कनक साहा की टीम ने की है। ICUCAA के ही डॉक्टर सोमकरे चौधरी का कहना है कि ये खोज बहुत महत्वपूर्ण है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि अंतरिक्ष में अंधेरा युग कब खत्म हुआ और रोशनी की शुरुआत कैसे हुई है। तो भारत ने खोजा है AUDF-S01 गैलेक्सी जो कि पृथ्वी से 930 करोड़ लाइट ईयर दूर बताया जा रहा है ये। तो इसका नाम दिया गया है AUDF-S01।